तो हे मैं आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं रेलेवेंट एमपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड नोट बनाइए। नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन करना, और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब खुद से चीज़ों को नोट करिए। गाइस जितनी भी चीज़ें आपको नहीं पता है प्लीज़ उसको नोट करिए एंड रिवीजन करिए। तो चलिए इस रेलवे एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो सेट है वो हमारा सेट 65 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि आज रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो सेट 65 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है। तो आपको बताना है कि गंगूबाई हंगल का संबंध जो है ये किस घराने से है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा घराने से, ऑप्शन बी किराना घराने से, ऑप्शन सी जयपुर अतरौली घराना से, या ऑप्शन डी पटियाला घराना से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गंगूबाई हंगल का संबंध जो है ये किराना घराना से है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गंगूबाई हंगल से जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को याद रखना है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि गंगूबाई को जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गंगूबाई हंगल को पद्मश्री जो है ये कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1971 में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1971 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया गाइस। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गंगूबाई हंगल को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित 2002 में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 2002 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद जो है एक पुरस्कार और याद रखना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये तीन आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि गंगूबाई हंगल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा इन्हें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1996 में। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और ये गाइस ये तीनों जो है आपको याद रखना है क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1996 में जो है याद रखिएगा 1996 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा 1996 में ये पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किराना घराना के संस्थापक के बारे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा किराना घराना के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा अब्दुल करीम खान जो है गाइस, याद रखिएगा अब्दुल करीम खान जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब्दुल करीम खान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है किराना घराना के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब्दुल करीम खान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है संस्थापक है, किराना घराना के संस्थापक है। याद रखिएगा अब्दुल करीम खान जो है गाइस याद रखिएगा ये क्या है गाइस, तो ये आपको लिख लेना है, ये जो है किराना घराना के संस्थापक है, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है संस्थापक से रिलेटेड बहुत प्रश्न रहता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि आगरा घराना के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगरा घराने के संस्थापक है हाजी सुजान साहब, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाजी सुजान साहब जो है गाइस ये लिखिएगा, हाजी सुजान साहब जो है ये जो है आगरा घराना के संस्थापक है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाजी सुजान खान जो है याद रखिएगा हाजी सुजान साहब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाजी सुजान साहब जो है ये किरा आगरा घराना के जो है संस्थापक है, ये आपको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे जो है संस्थापक लिख देती हूँ, आगरा घराना के संस्थापक हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गए जयपुर अतरौली की, तो अगर हम बात करते हैं कि जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है वो है आपके उस्ताद अलादिया खान, तो ये भी आपको लिख लेना है। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक जो है ये उस्ताद अलादिया खान जो है ये जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारे पॉइंट को लिखा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है।
अलादिया खां जो है गाइस याद रखिएगा, अलादिया खान जो है, ये जो है जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे संस्थापक लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। याद रखिएगा ये जो है जयपुर अतरौली घराने के जो है गाइस याद रखिएगा, ये संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पटियाला घराने के, पटियाला घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पटियाला घराने के संस्थापक उस्ताद फ़तेह अली खां जो है गाइस याद रखिएगा, उस्ताद फ़तेह अली खां जो है ये पटियाला घराने के संस्थापक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस्ताद फ़तेह अली खां जो है गाइस याद रखिएगा, उस्ताद फ़तेह अली खां जो है ये पटियाला घराने के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक-एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। उस्ताद फ़तेह अली खां जो है गाइस याद रखिएगा, ये पटियाला घराना के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपके ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में या ऑप्शन डी भाग 1 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 3 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें कि ये किस आर्टिकल में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है आर्टिकल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ये आर्टिकल 12 से लेकर गाइस याद रखिएगा 12 से लेकर 35 तक है, और 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि भाग 4 में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि मौलिक अधिकार की बात करें, तो वर्तमान में जो है गाइस याद रखिएगा मौलिक अधिकार कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो है गाइस मौलिक अधिकार जो है ये आपका 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है ये आपका 6 है, पहले 7 था, जिसमें से आपको नोट करना है कि जो आपका जो है संपत्ति का अधिकार जो था गाइस याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को जो है गाइस याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को जो है इसे हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि संपत्ति का अधिकार को जो है समाप्त किया मौलिक अधिकार से, तो ये किस आर्टिकल में गए, तो याद रखिएगा ये आप चला गया है आर्टिकल 300 ए में जो है संपत्ति का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि 6 जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं 6 मौलिक अधिकार की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका समता का अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये पूछा जाता है कि समता का अधिकार का वर्णन जो है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है समता का अधिकार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है ये आपको याद रखना है, दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपको कौन सा है, तो तीसरा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो है ये आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा चौथा जो है ये आपका कौन सा गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा जो है ये आपका कौन सा गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बाद, गैस याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवा पांचवा जो है ये आपका कौन सा गैस, तो याद रखिएगा पांचवा जो है ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो पांचवा जो है ये आपका जो है लिख लीजिएगा संस्कृति, ठीक है। अब मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाए लिखने में तो उसको माफ करिएगा, बट आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। संस्कृति और जो है गाइस ये देखिएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है पांचवा। और उसके बाद अगर हम बात करें छठा, छठा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये कौन सा अधिकार है, तो छठा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो है आर्टिकल के बारे में बात करते हैं।
तो याद रखिएगा छठा जो है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा पहले आप यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि ये है संवैधानिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है आपको आर्टिकल भी पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल जो है ये किस आर्टिकल में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आर्टिकल भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस समता का अधिकार, समता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से किया गया गाइस, तो याद रखिएगा 14 से लेकर 18 तक जो है ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार का, तो आर्टिकल 19 से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक जो है गाइस याद रखिएगा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेगा, तो याद रखिएगा 25 से लेकर 28 तक जो है गाइस याद रखिएगा 25 से लेकर जो है 28 तक जो है गाइस याद रखिएगा ये धार्मिक स्वतंत्रता का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का। शिक्षा और संस्कृति की बात करें गाइस, तो ये आपका 29 से 30 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आर्टिकल 29 से 30 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है अगर हम बात करें जो है संवैधानिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका जो है ये जो है 32 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी शशि थरूर या ऑप्शन डी रोहिंटन मिस्त्री। तो याद रखिएगा गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमिताभ घोष जो है गाइस याद रखिएगा फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्हें जो है गाइस आपको याद रखना है अमिताभ घोष की जो है अगर हम बात करें कि इन्हें जो है आपको याद रखना है द शैडो लाइन्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। द शैडो लाइन जो है गाइस याद रखिएगा ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द शैडो लाइन ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द शैडो लाइन जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द शैडो लाइन जो है ये अमिताभ घोष ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें द शैडो लाइन्स के लिए जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है द शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमिताभ घोष को जो है ये किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना। अमिताभ घोष को जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना। और किसके लिए मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है गाइस याद रखिएगा अकादमी पुरस्कार जो है द शैडो लाइन के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर हम बात करेंगे इसकी इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिलेगा, इससे ये आपको ध्यान रखना है 1989 में जो है इन्हें मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें कब मिलेगा इस, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1989 में जो है याद रखिएगा 1989 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है द शैडो लाइन्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी एक और पुस्तक है गाइस याद रखिएगा रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है, याद रखिएगा इनकी एक और पुस्तक है, ये भी आप लिख लीजिएगा रिवर ऑफ स्मोक जो है ये किनकी पुस्तक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिवर ऑफ स्मोक जो है गाइस याद रखिएगा रिवर ऑफ स्मोक जो है ये किसकी पुस्तक है, तो अमिताभ घोष की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अमिताभ घोष से एक पॉइंट और याद रखना है कि इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें आपको याद रखना है। इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब मिला है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है ये 2018 में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अरविंद अडिगा की बात करें तो गाइस याद रखिएगा व्हाइट टाइगर जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाइट टाइगर जो है गाइस याद रखिएगा व्हाइट टाइगर जो है किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाइट टाइगर जो है याद रखिएगा ये किसने लिखा, अरविंद अडिगा ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम शशि थरूर की बात करेगा इस, तो याद रखिएगा अम्बेडकर ए लाइफ जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ए लाइफ जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक जो है ये शशि थरूर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रोहिंटन मिस्त्री की, तो अगर हम बात करें रोहिंटन मिस्त्री की गाइस, तो याद रखिएगा इनकी जो है फैमिली मैटर्स की आपको ध्यान रखना है। फैमिली मैटर्स जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली मैटर्स जो है गाइस याद रखिएगा ये किसने लिखा है, तो फैमिली मैटर्स जो है ये रोहिंटन, ये आपको ध्यान रखना है फैमिली मैटर्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है फैमिली
फैमिली मैटर्स जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली मैटर्स जो है ये रोहिंटन मिस्त्री ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तबला से, ऑप्शन बी वीणा से, ऑप्शन सी सरोद से, या ऑप्शन डी बांसुरी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एस बालचंद्र का जो संबंध है गाइस याद रखिएगा ये वीणा से है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एस बालचंद्र को जो है 1982 में जो है 1982 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एस बालचंद्र को जो है गाइस याद रखिएगा पद्म भूषण कब मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा एस बालचंद्र को जो है पद्म भूषण, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इन्हें पद्म भूषण जो है 1982 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है 1982 में। तो उनके बाद इनका संबंध जो है ये वीणा से, ही आपको ध्यान रखना। और 63 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एस बालचंद्र की जो है याद रखिएगा 63 वर्ष की आयु में जो है ये आपको ध्यान रखना है, 63 वर्ष में जो है याद रखिएगा इनकी जो है मृत्यु हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, 63 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी ज्योति हेगड़े का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से, तो यहाँ पे जो है कुछ प्रमुख वीणा वादक आप लिख लीजिएगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी ज्योति हेगड़े का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति हेगड़े का संबंध जो है याद रखिएगा ये वीणा वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें असद अली खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। असद अली खान जो है याद रखिएगा ये किस वाद्य यंत्र से संबंध है, तो याद रखिएगा असद अली खान का संबंध जो है याद रखिएगा ये वीणा वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस राधा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीणा वादक में ही अगर हम बात करते हैं डॉक्टर एस राधा का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर एस राधा का संबंध जो है ये आपके जो है वीणा वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तबला वादक, तबला वादक बहुत प्रसिद्ध है जो कि आपको पता है कि जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि जाकिर हुसैन जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन जो है ये आपको ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तबला से है। उसके बाद बात करते हैं गाइस अल्लाह रखा, अल्लाह रखा का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्लाह रखा का संबंध जो है ये तबला वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अल्लाह रखा जो है ये तबला वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें किशन महाराज का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। किशन महाराज का संबंध जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। किशन महाराज का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके तबला वादक है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस आपके जो है निखिल घोष जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। निखिल घोष जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके तबला वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। निखिल घोष जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके तबला वादक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस सरोद वादक पे। अमजद अली खान का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली खान का बहुत प्रसिद्ध है, ये आपकी परीक्षा में पूछा भी गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली का संबंध जो है ये आपके सरोद वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अयान अली का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अयान अली का संबंध जो है याद रखिएगा ये आपके सरोद वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अली अकबर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अली अकबर का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अली अकबर का संबंध जो है ये आपके सरोद वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बांसुरी, बांसुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बांसुरी की बात करेंगे पन्नालाल घोष का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष का संबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये बांसुरी वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष का संबंध जो है ये बांसुरी वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है guys, अगर इतना जो है आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो आपके ऑप्शन है टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन बी टेक्सोनॉमी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, या ऑप्शन डी ओनिरोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नियोलॉजी जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है सपनों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नियोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नियोलॉजी में जो है ये सपनों का अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सपनों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, और नियोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस अगर हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉक्सिकोलॉजी में जो है विष का अध्ययन होता है, यानी कि जहर, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, विष या फिर जहर का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, विष का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो विष का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जो है में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा टेक्सोनॉमी में जो है गाइस आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टेक्सोनॉमी, ठीक है। जैव विविधता का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी जो है ये जैव विविधता का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा कवकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कवकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कवकों का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्मियम सेक्टम, ऑप्शन बी फाइकोरेटिजियोसा, ऑप्शन सी मूसा एक्यूमिनेटा, या ऑप्शन डी टेमेरिंडस। सो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेमेरिंडस जो है देखिएगा ये इमली का वैज्ञानिक नेम है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, कि तुलसी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है गाइस, तो ये आपसे पूछा गया था। तो याद रखिएगा तुलसी का जो वैज्ञानिक नेम है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलसी का वैज्ञानिक नेम जो है ये ऑसिमम सेक्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तुलसी का वैज्ञानिक नेम जो है ये क्या है गाइस, तो याद रखिएगा तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो है ये ऑसिमम सेक्टम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम सेक्टम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो है फाइकस रिलीजियोसा जो है याद रखिएगा ये आपके पीपल का वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। पीपल का वैज्ञानिक नेम क्या है इससे याद रखिएगा, पीपल का वैज्ञानिक नाम जो है ये फाइकस रिलीजियोसा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मूसा एक्यूमिनेटा जो है ये किसका है तो ये आपको ध्यान रखना है। केला, केला का वैज्ञानिक नेम क्या है तो याद रखिएगा मूसा एक्यूमिनेटा जो है याद रखिएगा ये केला का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, आपको अगर हम बता दें कि जो है आपको याद रखना है कि जैसे कि आप बरगद का वैज्ञानिक नेम अगर हम पूछे गए तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि बरगद का जो है ये वैज्ञानिक नेम क्या है, जो कि आपका बरगद जो है ये आपका राष्ट्रीय वृक्ष भी है, तो इसका अगर हम वैज्ञानिक नेम की बात करें guys, तो याद रखिएगा इसका है फिकस बेंगोलिसिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका जो है बरगद का जो है ये क्या है guys, तो याद रखिएगा बरगद का जो है guys, याद रखिएगा ये आपका फिकस बेंगोलिसिस जो है guys, याद रखिएगा फिकस बेंगोलिसिस जो है guys, याद रखिएगा फेकस बेंगलेसिस जो है ये किसका वैज्ञानिक नेम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेकस बेंगलेसिस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फेकस बेंगलेसिस जो है गाइस रखिएगा ये किसका वैज्ञानिक नेम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका जो है आपका जो है बरगद का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका एक और याद रखिएगा जो कि है मोर का, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मोर का जो है वैज्ञानिक नेम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका जो है ये जो है आपका जो है राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें मोर का जो है ये आपका कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पावो क्रिस्टेटस जो है गाइस याद रखिएगा ये मोर का वैज्ञानिक नेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है वैज्ञानिक नेम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पावो क्रिस्टेटस जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है मोर का वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू।
सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सी आर दास ने जो है गाइस याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी का जो है, अगर हम बात करें कि इसका जो है निर्माण कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी का जो निर्माण हुआ था गाइस याद रखिएगा, ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी का निर्माण 1923 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। 1923 में जो है स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि स्वराज पार्टी का निर्माण जो है गाइस याद रखिएगा, निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है आपको याद रखना है सी आर दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, ये आपको याद रखना है। सी आर दास जो है इन्होंने किया था। और उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा एक और नाम याद रखिएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है गाइस याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है 1923 में। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो किसकी असफलता के बाद हुआ था। यानी कि कौन सा आंदोलन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है, ऐसे प्रश्न दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जो आपका जो है असहयोग आंदोलन जो था गाइस, ये आपका रद्द हो गया था। असहयोग आंदोलन जो है गाइस याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के जो है गाइस याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद जो है गाइस याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के जो है गाइस याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के जो है असफलता के बाद जो है गाइस याद रखिएगा, इसका गठन किया गया था स्वराज पार्टी का। और याद रखिएगा किसने किया था गाइस, असफलता के बाद, ठीक है। असफलता के बाद जो है गाइस याद रखिएगा, असफलता के बाद गठन किया गया। और जो है गाइस याद रखिएगा किसने गठन किया, तो चित्तरंजन दास ने। और गाइस याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू ने किया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सिया दास को जो है गाइस याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि देश बंधु के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देश बंधु के जो है नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, यानी कि सिया दास को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शिशिर कुमार घोष को जो है गाइस देखिएगा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस अमृत बाजार पत्रिका की जो है, सबसे पहले हम भाषा की बात करेंगे कि इसकी जो है भाषा कैसी थी गाइस, तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका की भाषा जो थी ये बांग्ला भाषा थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी भाषा थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, अमृत बाजार पत्रिका की भाषा जो थी ये बांग्ला थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है पत्र का जो है ये प्रकाशन कब हुआ था, ये दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि अमृत बाजार पत्रिका का जो है ये प्रकाशन कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन हुआ था 1868 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1868 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1868 में। उसके बाद जो है जब ये प्रकाशन हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रकाशन हुआ था तब ये साप्ताहिक थी, ये आपको ध्यान रखना है। जब इसका प्रकाशन हुआ था तो ये समाचार पत्र जो है ये साप्ताहिक थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गैस आपको याद रखना है कि जो अमृत बाजार पत्रिका है गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है, ये 1891 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो है गैस आपको याद रखना है 1891 में जो है गैस याद रखिएगा ये साप्ताहिक से दैनिक बन गई, ये आपको ध्यान रखना है। 1891 में अमृत बाजार पत्रिका जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो है साप्ताहिक से दैनिक कब बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1891 में साप्ताहिक से जो है ये पत्रिका जो है गैस याद रखिएगा साप्ताहिक से दैनिक बन गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसका जो है ये आपको याद रखना है इसका प्रकाशन बंद हो गया था, तो ये भी पूछा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है ये कब बंद हो गया था। तो जो श्रमिक आंदोलन की वजह से, ये आप लिख लीजिएगा कि श्रमिक आंदोलन
आंदोलन की वजह से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंदोलन में पूछ सकता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रमिक आंदोलन की वजह से गाइस याद रखिएगा, श्रमिक आंदोलन की वजह से जो है गाइस याद रखिएगा, श्रमिक आंदोलन की वजह से जो है गाइस याद रखिएगा, इसका प्रकाशन जो है बंद कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्रमिक आंदोलन की वजह से जो है गाइस याद रखिएगा, इसका प्रकाशन कब बंद हो गया, तो श्रमिक आंदोलन की वजह से 1996 में जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है प्रकाशन जो है गाइस याद रखिएगा, प्रकाशन जो है श्रमिक आंदोलन की वजह से 1996 में प्रकाशन जो है बंद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बंद हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा, बंद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस की जो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इनका जो है आपको याद रखना है केसरी था, याद रखिएगा पत्रिका केसरी, और दूसरा जो था ये कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो था ये मराठा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि केसरी जो है ये आपकी कौन सी भाषा में थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, केसरी जो थी ये आपको ध्यान रखना है, ये मराठी भाषा में थी, ये आपको ध्यान रखना है। केसरी जो है ये कौन सी भाषा में थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, केसरी जो थी ये मराठी भाषा में थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें मराठा जो था ये आपका कौन सा भाषा में था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मराठा, ठीक है, मराठा। तो मराठा की अगर हम बात करें ये कौन सी भाषा में थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये अंग्रेजी भाषा में थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन सी भाषा में थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये अंग्रेजी भाषा में थी। और ये गाइस याद रखिएगा, इस दोनों का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा दोनों का प्रकाशन हुआ था 1800 जो है गाइस याद रखिएगा 1881 में जो है ये दोनों का प्रकाशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी, गाइस याद रखिएगा महात्मा गांधी का जो है आपका जो है यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, यंग इंडिया जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है महात्मा गांधी की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड जो है गाइस याद रखिएगा ये किसका समाचार पत्र है गाइस, तो याद रखिएगा नेशनल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नेशनल हेराल्ड जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है जवाहरलाल नेहरू का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पोलो से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी हॉकी से, या ऑप्शन डी फुटबॉल से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो आपको बताना है कि जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि थॉमस कप जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है एक पुरुष कप है, यानी कि ये पुरुष को दिया जाने वाला कप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थॉमस कप जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका पुरुष कप है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा थॉमस कप जो है ये किन के नाम पे है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है गाइस आपको याद रखना है 1939 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1939 में जो है गाइस याद रखिएगा जॉर्ज जो है गाइस याद रखिएगा 1939 में जो है जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो है ये कप प्रदान किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1939 में जो है याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो है याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो है ये कप प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो है कप प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका जो है एक उबेर कप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक आपको याद रखना है जो कि है उबेर कप। तो याद रखिएगा थॉमस कप जो है ये पुरुष कप है, और अगर हम बात करें उबेर कप जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका बैडमिंटन से ही है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये महिला कप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका महिला कप है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलो, पोलो से जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है राधा मोहन कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राधा मोहन कप जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो राधा मोहन कप जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके पोलो से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉकी से तो अजलान शाह कप, ठीक है, अजलान शाह कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अजलान शाह कप जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप हो गया, उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा बेटन कप, ये जो है हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो है आपको याद रखना है बेटन कप, ये हॉकी से
से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फुटबॉल, फुटबॉल की अगर हम बात करें गाइस तो रोवर्स कप जो है गाइस ये देखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है बैडमिंटन से गाइस कि इसकी जो है नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि बैडमिंटन की जो है गाइस याद रखिएगा नेट की ऊंचाई जो है ये कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई जो होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है 5 फीट, ये आपको ध्यान रखना है। कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेट की ऊंचाई जो है ये 5 फीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिया था, तो आपके ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या ऑप्शन डी वैशाली में। तो गाइस याद रखिएगा बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश दिया था गाइस, याद रखिएगा ये वैशाली में दिया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश जो है ये वैशाली में दिया था। और याद रखिएगा बुद्ध ने जो है गैस याद रखिएगा पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया था गैस, तो याद रखिएगा बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो है गैस याद रखिएगा ये सारनाथ में दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बुद्ध ने पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया, सारनाथ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुशीनगर की गैस, तो याद रखिएगा बुद्ध ने का जो है महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ हुआ है गैस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण जो है गाइस याद रखिएगा बुद्ध का जो है ये कुशीनगर में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महापरिनिर्वाण। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपको ध्यान रखना है बोध गया। बोध गया आपको याद रखना है कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गाइस, याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि बुद्ध ने जो है अगर हम बात करते हैं कि जो है अंतिम उपदेश और जो है गाइस देखिएगा पहला उपदेश जो है ये आपको पता है। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है सर्वाधिक उपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है ये कहाँ दिया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने जो है कहाँ दिया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, श्रावस्ती में दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और हर बार ये एग्जाम में ये प्रश्न सब पूछा जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए HCOOH, ऑप्शन बी Na2H2O3, ऑप्शन बी NaHCO3, या ऑप्शन डी BaSO4। तो गाइस याद रखिएगा जो है सोडियम थायोसल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र जो है Na2H2O3 जो है ये सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो है सोडियम थायोसल्फेट का जो है इसका जो है उपयोग कहाँ आता है गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट का जो है अगर हम उपयोग की बात करें गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका उपयोग जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है फोटोग्राफी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग जो होता है ये फोटोग्राफी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है याद रखिएगा इसका उपयोग जो है चिकित्सा में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा फोटोग्राफी में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जिसमें ये किसका काम करता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ये फिक्सर का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, जिसमें ये किसका कार्य करता है गाइस, तो याद रखिएगा फिक्सर का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट की बात। अब हम बात करते हैं गाइस आपका जो है HCOOH जो है ये किसका फॉर्मूला है गाइस, तो याद रखिएगा HCOOH जो है ये आपका मेथेनोइक एसिड का है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैं पढ़ा भी चुकी हूँ कि मेथेनोइक एसिड जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा चींटी के डंक में हो गया, या चींटी में हो गया, या फिर जो है गाइस याद रखिएगा बिच्छू के डंक में जो है ये कौन सा एसिड पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा मेथोनोइक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेथोनोइक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा मेथोनोइक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCOOH है, ये मेथोनोइक एसिड का है, जिसे हम क्या कहते हैं मेथोनोइक एसिड को जो है हम या फिर आप बोल सकते हैं मेथोनोइक एसिड, या फिर जो है इसे
हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों नाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपसे फॉर्मिक एसिड भी पूछ ले तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का भी फॉर्मूला यही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है NaHCO3 जो है ये किसका फॉर्मूला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला ये क्या है, तो NaHCO3 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें BaSO4 जो है ये किसका है, तो याद रखिएगा बेरियम सल्फेट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेरियम सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेरियम सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है BaSO4 जो है ये बेरियम सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो आपको बताना कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, पहला आपसे बोल रहा है कि जो है जल, वायु एवं मृदा जो है अजैविक घटक है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है इकोसिस्टम, सब टेंसले ने दिया था। ऑप्शन बी कह रहा है कि ओजोन परत जो है ये क्षोभ मंडल में होती है। और ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि ओजोन का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। तो गाइज अगर हम जो है ऑप्शन सी को आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ओजोन परत जो है ये क्षोभ मंडल में होती है, जो कि ये असत्य है, यानी कि ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ओजोन परत जो है ये आपका कहाँ होती है गाइस, तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है ये आपका समताप मंडल में होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में नहीं होती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की गाइस, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो मौसम से संबंधित घटना जो होती है गाइस, याद रखिएगा ये जो है क्षोभ मंडल जो है ये आपके मौसम से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जल, वायु एवं मृदा अजैविक घटन है, यानी कि जितना भी निर्जीव है ये अजैविक है, और जितने भी सजीव है यह आपका जो है जैविक घटक है। तो ये ऑप्शन ये हमारा सही है। इकोसिस्टम सब टेंसले ने दिया था, ये भी सही है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो आपके ऑप्शन है दिल्ली से थाने तक, ऑप्शन बी मुंबई से दिल्ली तक, ऑप्शन बी मुंबई से थाने तक, या ऑप्शन डी मुंबई से पुणे तक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है मुंबई से थाने तक चला था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है प्रथम रेल जो है ये किनके कार्यकाल में चला था गाइस, याद रखिएगा ये जो चला था ये डलहौजी के समय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके समय चला था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जब चला था डलहौजी के समय चला था ये ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डलहौजी जो है उस समय के जो है गाइस याद रखिएगा गवर्नर जनरल थे, ये आपको ध्यान रखना है। डलहौजी जो थे गाइस याद रखिएगा उस समय के जो है गाइस याद रखिएगा गवर्नर जनरल थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ट्रेन जो है ये कब चली थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम मुंबई से ठाणे के बीच जो ये ट्रेन चली थी गाइस याद रखिएगा 1800 जो है गाइस याद रखिएगा 1853 में जो है ये ट्रेन चली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1853 में ये ट्रेन चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको डलहौजी का जो है कार्यकाल याद रखना है। तो याद रखिएगा डलहौजी का जो कार्यकाल था ये 1848 से लेकर 1856 था, ये भी आपको ध्यान रखना है। डलहौजी का कार्यकाल जो था ये 1848 से लेकर 1856 था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है पहली ट्रेन जो है ये 1853 में चली थी, और याद रखिएगा 1853 में ये कितना किलोमीटर चली थी, तो याद रखिएगा ये जो है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर जो है ये चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। कितना चली थी गाइस, तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर चली थी ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 34 किलोमीटर चली थी ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो गाइस याद रखिएगा जो है रेलवे का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो है डलहौजी को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है रेलवे का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे का जनक जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे का जनक जो है ये डलहौजी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शन है वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी न्यूटन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है ये एम्पियर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति का एसआई मात्रक जो है ये वाट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जूल का एसआई मात्रक क्या है, जूल किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कार्य का जो है एसआई मात्रक जूल होता है, या फिर जो है गाइस याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूटन, तो याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक जो है क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक जो है ये न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो इस भौतिक राशि और जो है उसके एसआई मात्रक के बारे में। तो ये जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता का जो है ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता का जो है ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता का जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है कैंडेला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है मैं जो भी लिखा रही हूँ उसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का जो है ये एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है ये कैंडेला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। ज्योति तीव्रता हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है कि तापमान का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तापमान का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा तापमान का एसआई मात्रक जो है ये केल्विन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तापमान का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तापमान का एसआई मात्रक जो है ये केल्विन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन ए भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर जाने से रोकना, ऑप्शन बी भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ऑप्शन सी भारत साम्राज्य के लिए युद्ध में अधिक सहायक होना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं होम रूल की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा होम रूल की जो शुरुआत हुई थी ये हुआ था 1916 में जो है इसे शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। होम रूल जो है ये शुरू कब किया गया था, 1916 में जो है इसे शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसे जो है 1916 में शुरू किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एनी बेसेंट और तिलक ने जो मिलकर जो है इनका नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जो है किसने शुरू किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट और जो है ये किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा इनको जो है तिलक ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको जो है तिलक ने स्टार्ट किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये हुआ था। तो ये पूरा नाम लिख लीजिए, लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा जो है बाल गंगाधर तिलक जो है गाइस, याद रखिएगा इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी तक्षशिला, या ऑप्शन डी वाराणसी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, आपको याद रखना है कि वज्जी की राजधानी जो थी ये वैशाली थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम महाजनपद काल के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा महाजनपद काल जो है गाइस, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं महाजनपद काल की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसके बारे में जो है ये जैन धर्म के ग्रंथ से भी इसकी सूचना मिलती है। और दूसरा आपको याद रखना है कि इनकी सूचना जो है ये बौद्ध धर्म से भी मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है जैन धर्म से भी मिलता है, और दूसरा आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से भी मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि जैन धर्म के कौन से ग्रंथ से मिलता है ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो है भगवती सूत्र से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म का जो है ये कहाँ से मिलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म का जो है ये भगवती सूत्र ग्रंथ से जो है इनका जो है मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें बौद्ध
बहुत यहाँ पे सही से नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बौद्ध की, ठीक है, तो उसके बाद जो है बौद्ध का जो है ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बौद्ध का जो है ये अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलता है, इनकी इसके बारे में याद रखिएगा, महाजनपद काल के बारे में, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि जो है गांधार की राजधानी जो थी महाजनपद काल में, गांधार की राजधानी जो थी ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गांधार की राजधानी थी ये जो कि तक्षशिला थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है आपको याद रखना है काशी की राजधानी जो थी ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, काशी की राजधानी जो थी ये वाराणसी थी, ये आपको ध्यान रखना है, काशी की राजधानी जो थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है, काशी की राजधानी जो थी ये वाराणसी थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है ये किसकी राजधानी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौशाम्बी जो थी मद्रास की राजधानी जो थी ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मद्रास की राजधानी जो थी ये कौशाम्बी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन है जिसकी मोटर गाड़ी को इंजन के ठंडा को प्रयोग करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए रेडिएटर, ऑप्शन बी पॉलीग्राफ, ऑप्शन सी टरबाइन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेडिएटर जो है गाइस याद रखिएगा, ये मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने में जो है प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर एक्चुअली क्या करता है कि ये जो है रेडिएटर का काम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो है इंजन के तापमान को जो है नियंत्रित करने का काम जो है ये किसका होता है गाइस, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि इंजन के तापमान को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंजन के तापमान को नियंत्रित कौन करता है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है जो कि रेडिएटर करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है जो कि ये रेडिएटर करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलीग्राफ की गाइस, तो याद रखिएगा पॉलीग्राफ जो है ये जो है झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी पुलिस किसी कैदी को पकड़ती है तो उसमें जो है पॉलीग्राफ लगाकर उसका टेस्ट किया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो याद रखिएगा झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है ये कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है ये पॉलीग्राफ है। और अगर हम बात करें कि इस पॉलीग्राफ का जो है आविष्कार कब किया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पॉलीग्राफ का जो आविष्कार है 1900 जो है 21 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस पॉलीग्राफ का आविष्कार 1921 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 के नाम से कि WPI का पूर्ण रूप क्या है, तो आपके ऑप्शन है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स, ऑप्शन सी होलसेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद जो है इसका आधार वर्ष आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि WPI का जो है गाइस याद रखिएगा आधार वर्ष क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है 2011 से 12 जो है इसका आधार वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आधार वर्ष क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2011 से 12 जो है गाइस याद रखिएगा इसका आधार वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दो इसका आपको फुल फॉर्म और याद रखना है। जैसे एक आपको याद रखना है पीपीआई का, क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पहला आपको पीपीआई का रखना है और दूसरा जो है सीपीआई का। तो पहले पीपीआई की बात करें तो पीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पीपीआई का फुल फॉर्म होता है जो कि होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पीपीआई का जो है ये फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ये आपको ध्यान रखना है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है पीपीआई का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और दूसरा जो है ये आपको कौन सा याद रखना है, दूसरा जो है गाइस आपको याद रखना है सीपीआई का, ठीक है। दूसरा जो है आपको सीपीआई का फुल फॉर्म याद रखना है। तो सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीपीआई का फुल फॉर्म होता है गाइस याद रखिएगा कंज्यूमर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीपीआई का जो है ये फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे सही से लिख लीजिएगा। सीपीआई का फुल फॉर्म जो होता है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लिखा रही, इसको याद रखिएगा। सीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है कंज्यूमर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर। और ये हो गया पी से हो गया आपका प्राइस और आई से हो गया इंडेक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है गाइस याद रखिएगा ये सीपीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमसे कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 5 बार या ऑप्शन डी 8 बार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि गंगा का उल्लेख जो है ये कितना बार किया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा का उल्लेख जो है गाइस याद रखिएगा ये कितनी बार किया गया है। गंगा का उल्लेख जो है एक बार किया गया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि ऋग्वेद की जो है गाइस याद रखिएगा पवित्र नदी को इसे माना गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद की जो है अगर हम बात करें कि इसमें जो है याद रखिएगा ऋग्वेद की जो है पवित्र नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती नदी को जो है गाइस याद रखिएगा सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है ये किसे माना गया, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा बार जो है किस नदी का उल्लेख किया गया है इसे आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो है ये किसका उल्लेख किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बार जो है किस नदी का उल्लेख किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बार जो है guys याद रखिएगा ये जो है सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बार जो है ये सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटॉन को, ऑप्शन बी आयन को, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन को या ऑप्शन डी परमाणु को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन को जो है त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका रेलवे एनटीपीसी का जो सेट जो है ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे एनटीपीसी का जो सेट 65 था गाइस ये यही कंप्लीट होता है। आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकंड चीज गाइस कि प्लीज ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा आपके लिए, थोड़ा सा भी, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।